गौरानगर क्षेत्र में दो पक्षों में हुए झगड़े को लेकर पुलिस द्वारा एक पक्ष को ही बचाया जा रहा है। आपको बताते चलें कि 26 सितंबर को राहुल नामक युवक से उसके पड़ोसी का आपस में झगड़ा हो गया। पड़ोसी वृंदावन कोतवाली में होमगार्ड के पद पर कार्य करता है। पीड़ित के अनुसार होमगार्ड के पुत्र मोहल्ले में दबंगई करते हैं, साथ ही आए दिन लड़ते झगड़ते रहते हैं। फिर भी पुलिस इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। एसएसपी मथुरा शिकायत करने के बाद भी वृंदावन कोतवाली ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इस बारे में बताते हुए पीड़ित राहुल ने बताया कि कप्तान साहब ने एक एप्लीकेशन लगाई थी गिरीश होमगार्ड और उसके लड़कों से मुझे अपनी जान माल का खतरा था। 26 तारीख को उसके लड़के पहले भी मुझसे गाली गलौज करते रहे हैं। इसकी शिकायत मैंने पूर्व कोतवाली प्रभारी से की थी। उन्होंने बिना एप्लीकेशन लिए बात को ऐसे ही रफा दफा कर दिया, उन लोगों को समझा करके घर भेज दिया। कुछ दिनों बाद में उनके लड़के दोबारा से वही हरकत करने लगे। मैंने उनके पिताजी से शिकायत की। पिताजी ने शिकायत करने पर उन्होंने मुझे बताया कि मैं अपने बच्चों को समझा लूँगा। बच्चे फिर भी नहीं रुके। उसके बाद बच्चों ने झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया, मुझसे गाली गलौज की। उसके बाद में मैंने कप्तान साहब के यहाँ एप्लीकेशन लगाई कि मुझे अपनी जान माल का खतरा है, ये लोग मेरे साथ में कुछ भी घटना कर सकते हैं। गुंडे टाइप के लोग हैं, मैं नौकरी करता हूँ सरकारी, मुझे इनसे सुरक्षा दी जाए। 26 तारीख को एप्लीकेशन लगाने के बाद में 6 तारीख को मेरे साथ में इनको पता चला होगा जाँच आई होगी कोतवाली में, क्योंकि इनके पिताजी इंस्पेक्टर साहब के यहाँ खाना बनाते आए हैं कई सालों से। कहीं कोई ड्यूटी नहीं करते हैं, किसी पॉइंट पे नहीं जाते हैं। इन्होंने मेरे साथ में 6 तारीख को मिलकर के ये चारों बाप बेटों ने मिलकर मुझे मारा, मेरे भाई को मारा, मेरा सिर फाड़ दिया। हम लोगों ने इनके 4 लोगों के खिलाफ एप्लीकेशन दी थी। चार लोगों में से केवल एक लड़के को इनके को पकड़ के इंस्पेक्टर साहब ने 151 की धारा बना करके चालान करके जेल भेज दिया। अब उसमें कार्रवाई ये की कि हम दोनों भाइयों को तो बना दिया, लेकिन उनकी तरफ से हम लोग 4 लोगों के खिलाफ एप्लीकेशन दी थी। चारों में से एक लड़के को उनके को जेल भेजा है। वृंदावन में कुंभ मेला 2021 को लगाने के लिए संत एवं साधु समाज के लोग एकत्रित हो गए हैं। सरकार की उदासीनता के चलते अखाड़ा परिषद एवं चतुर्थ संप्रदाय वैष्णव परिषद में रोष व्याप्त है। मंगलवार को परिक्रमा मार्ग स्थित चैतन्य कुटी में निर्माणी अखाड़े के श्री महंत धर्मदास महाराज की अध्यक्षता में निर्मोही अखाड़ा व दिगंबर अखाड़ा के सानिध्य में वृंदावन के चतुर्थ संप्रदाय व्रत वैष्णव परिषद की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी संतों ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की कि वृंदावन में होने वाले 2021 के कुंभ मेले का आयोजन की तैयारी प्रारंभ की जाए और इस मेले को सरकारी मेला घोषित कर भूमि को भी सुरक्षित किया जाए। वहीं फूलडोर महाराज और रामस्वरूप दास महाराज ने अधिकारियों द्वारा कुंभ मेले को संत समागम का नाम देने पर आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही उनका कहना था कि अधिकारी अपनी मनमानी के चलते कुंभ मेले को संत समागम का नाम दे रहे हैं, लेकिन यह वृंदावन का एक प्राचीन कुंभ है, जिससे कि सभी श्रद्धालु व संतों की आस्था जुड़ी हुई है। इस बारे में जानकारी देते हुए महंत श्री धर्मदास महाराज और निर्मोही अखाड़े के महंत राजेंद्र दास महाराज ने कहा कि जय श्री राम। अभी वर्तमान होने वाला 2021 में वृंदावन कुंभ मेला हरिद्वार से पहले आयोजित होता है और उसी के संबंध में यह बैठक रखी गई। हमारी मांग है कि जो है जमुना नदी का सौंदर्यीकरण, घाट, रिवर फ्रंट और जो है यहाँ के जितने अखाड़े हैं, मठ मंदिर है, ऐतिहासिक इमारतें हैं, 84 कोस की परिक्रमा है, यह सब का जो है नवीनीकरण किया जाए और जहाँ जो चीज़ की ज़रूरत हो वह पूर्ति की जाए। साथों साथ यहाँ बहुत दुख के साथ कहना पड़ेगा कि हर धर्म और राष्ट्र और रक्षा की और संप्रदाय की बात करने वाले बीजेपी सरकार आज यहाँ हमारे वैष्णव समाज की परंपरा के जो है संबंध में जो है कोई नहीं देख रहा, चाहे यहाँ का विधायक हो या चाहे यहाँ का कलेक्टर हो और यहाँ के जो भी जो है अधिकारी हैं, कोई भी जो है बात को ध्यान नहीं दे रहा है, कुंभ मेले के संबंध में देख नहीं रहा है। मैं लोगों से यहाँ के स्थानीय सभी संत महात्मा और यहाँ के बुद्धिजीवियों को भी बताना चाहूँगा कि यहाँ के विधायक, मंत्री, मिनिस्टर और साथ में कलेक्टर अपनी आंखें खोलें और कान में से कचरा निकाल के हमारी धर्म और परंपराओं का निर्वाह करें। नहीं तो ये पद प्रतिष्ठा किसी की जागीर नहीं, ये आज है और कल नहीं। और ये पद मिला है तो वह पद का इस्तेमाल करें। अगर कहीं कोई परंपरा का निर्वाह करेंगे तो उनका भी इतिहास कायम रहेगा, नहीं तो यहाँ तो जो है मुगल आया था तो उसका इतिहास नहीं रहा, तो यहाँ के मंत्री, विधायक का या कलेक्टर का भी रहने वाला नहीं है। यह वैष्णव समाज का कुंभ मेला आदि अनादि परंपराओं से जुड़ा हुआ मेला है और यहाँ शासन के रिकॉर्ड में मेला शब्द नहीं है। यह अधिकारी हमारे धर्म के साथ, हमारे जो है परंपराओं के साथ छेड़छाड़ किए हैं
यह आपके पत्रकार, मीडिया सभी से अनुरोध है कि आप लोग अगर देश दुनिया में कलम चलाना चाहते हो, राष्ट्र धर्म का निर्वाह करना जानते हो, तो आप लोग सब पत्रकार भी जो है यह कुंभ शब्द जो है जुड़े और लोगों तक पहुंचाएं। जय श्री राम। देखिए 2021 के कुंभ अवश्य होगा, चाहे दूरी बना के करो चाहे किसी, जिससे सरकार के नियम के अनुसार हम लोग 2021 में कुंभ करेंगे। अभी तैयारियां प्रारंभ नहीं हुई, मात्र 3 महीने रह गए। वह तैयारियां प्रारंभ करना सरकार को काम है। हम लोग धार्मिक आदमी हैं, हम लोग धर्म के व्यवस्था में जानते हैं कि क्या करना है। सरकार हम लोगों के कितना मदद करती है, सरकार अपना कितना मदद करती है, मेला किसे लगाती है, क्या कराएगी, वो सरकार जाने। लेकिन हम लोगों को लगाना है कुंभ। हर बार कुंभे करके यहाँ कुंभ कर करके हम लोग हरिद्वार जाते हैं, तो यहाँ के कुंभ नहीं कह करके ओकरा के संत समाज बना देते हैं लोग। संत के मीटिंग होता है, यहाँ पर संत के भीड़ होता है। यह कुंभ है वृंदावन भक्ति के कुंभ, और कहीं भक्ति के कुंभ नहीं होता है। पृथ्वी पर केवल वृंदावन में भक्ति के कुंभ होता है। इसलिए इसको बहुत भव्य आप लोग बनाने की कोशिश करिए, आप लोग लगिए। आप पत्रकार जब जहाँ लग जाते हैं भैया मन से, तो वो तो तैयार हो जाता है। कहे कि पत्रकार हैं नारद भगवान, तो वो सब जगह पहुंचा देंगे खबर, सब जगह जनता भी आ जाएगी, सारा व्यवस्था। अधिकारी अभी तक आप लोगों से मिले क्या? सरकारी अधिकारी भैया भांग खाए के सोए हैं। ये वृंदावन है, ये सब भांग खा के सोए हैं। कभी कब जग जाए कोई ठिकाना नहीं है। अभी ऊपर से डंडा आएगा तभी जगेंगे, कि कोई कहने वाला आएगा, कोई माइक जगा कि उठिए 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 तब जगे। कब जगेंगे भगवान जाने। महाराज जी, इसको लेकर आप मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, संत समाज मिल रहा है या जिलाधिकारी से मुलाकात करेंगे? हाँ, देखिए जिलाधिकारी हमारे निर्मोही अखाड़ा के श्री महंत राजेंद्र दास जी के इच्छा है कि जिला अधिकारी से भी एक बार मिल लिया जाए। तो हम लोगों ने वो मालिक हैं कह दिए तो हम लोग मान लिए, लेकिन मिलना चाहिए हम लोगों के किसी प्रकार से। एक साधारण झाड़ू वाले से भी मिलना पड़े, या मुख्यमंत्री से मिलना पड़े, या विधायक से मिलना पड़े, या हर जनता से मिलना पड़े, लेकिन एक कुंभ को आप लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप लोग कुंभ को भव्य और दिव्य बनाइए। और मुख्यमंत्री जी, देखिए मुख्यमंत्री जी कोई अपने घर से तो 10 रुपया निकाल के देने वाले नहीं है। देंगे सरकार का पैसा, हम ही लोग का पैसा। तो सरकार के पैसा में सरकार के सही जगह पर खर्चा हो जाए, कुंभ में धर्म में खर्चा हो, और ये वृंदावन के विकास में खर्चा हो, तो इससे तो बढ़िया कोई अच्छी बात ही नहीं है। आप रोड पर पत्थर लगा दिए, अब मकान बना रहे हैं, तो क्या रोडवा से वो भी खराब है वो। इसलिए कुंभ में आप लोग व्यवस्था लगिए सहयोग से, यही हमारा कहना है। हम लोग भी मुख्यमंत्री से कहेंगे अगर मिल जाते हैं तो, नहीं मिलते हैं तो सीताराम, बाकी तो कुंभ तो लगाना है भैया। जितना आप लोग जनता का सहयोग होगा तो कुंभ लग जाएगा, बहुत बढ़िया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर के आदेशों के अनुपालन में बढ़ते अपराधों की रोकथाम को लेकर चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत वृंदावन पुलिस को सफलता हाथ लगी है। रंगजी चौकी प्रभारी राजवीर सिंह ने मुखबिर की सूचना पर सट्टा व नशीले पाउडर की बिक्री करने वाले अभियुक्त को हरदेव जी मंदिर के समीप से गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से पुलिस ने 6 ग्राम स्मैक, सट्टे में प्रयोग मोबाइल व 4010 रुपये बरामद किए। पकड़े गए अभियुक्त ने पूछताछ में अपना नाम विष्णु ठाकुर पुत्र स्वर्गीय कालीचरण निवासी गोविंद घेरा बताया है, जिसे पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई कर जेल भेजा है। वृंदावन सुनरख स्थित बारा घाट पर सरकारी चक्रोड़ की जमीन को कब्जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर राजस्व टीम ने मंगलवार को पुलिस बल के साथ कब्जा मुक्त किया है। 2012 में इस आदेश का पालन न होने पर हाईकोर्ट की अवमानना याचिका की गई। इसमें हाईकोर्ट ने पुलिस और प्रशासनिक अफसरों से स्पष्टीकरण मांग लिया। इस पर अमल करने पहुंचे नायब तहसीलदार सतीश चंद्र बघेल ने बताया कि 250 मीटर लंबे चक्रोड़ को कब्जे मुक्त कर दिया गया है। अब इसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी। ये मौजा सुनरख बांगर में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के अनुक्रम में ये एक चकमार्ग है, खसरा संख्या 1204,
जिसकी लंबाई लगभग 250 मीटर है और चौड़ाई दो मीटर है। तो उनके आदेश के क्रम में इसको अतिक्रमण जो हो गया उसको हटवाया जा रहा है और आदेश का अनुपालन कराया जा रहा है। सर क्या मामला है, पूरा मामला बताइए। पूरा ये है कि माननीय न्यायालय का आदेश है कि इस अतिक्रमण को हटवाया जाए। तो इसकी जमीन किसकी है, क्या ये? हाँ, चकमार की ज़मीन सार्वजनिक ज़मीन है, इसको हटवाया जा रहा है और अनुपालन आख्या हमें 20 तारीख को हाईकोर्ट में जमा करनी है। तो उसी का अनुपालन चल रहा है। पूरी टीम है यहाँ पे, राजस्व टीम भी है और पुलिस बल भी उपस्थित है। भरतपुर में सिमको संघर्ष समिति के आह्वान पर आज जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया गया और जिला कलेक्टर नथमन डिडेल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर सिमको संघर्ष समिति के इंद्रजीत भारद्वाज ने मीडिया से कहा कि सिमको की टीटागढ़ कंपनी में मर्ज नहीं होना चाहिए और सिमको की जमीन और उसके स्कूल को खुर्द-बुर्द करने की कार्रवाई को रोका जाना चाहिए। भारद्वाज ने बताया कि मजदूरों को लेकर जो समझौता हुआ है उसके आधार पर सभी मजदूरों को उनका रोजगार वापस दिया जाए। वहीं सिमको के नाम पर जो वर्क ऑर्डर मिलते हैं उनका काम भरतपुर में ही कराया जाए, क्योंकि अगर ये काम टीटागढ़ कंपनी कोलकाता में ऑर्डर को पूरा करेगी तो राजस्थान सरकार को किसी भी प्रकार का रेवेन्यू नहीं मिलेगा। के लिए उसको अंडरवर्क चालू रखने के लिए और यहाँ के मजदूर को समझौते के तहत उसको स्थायी नौकरी देने के लिए, क्वार्टरों को बचाने के लिए, मतलब ये सिमको को बचाने के लिए आज हम एक ज्ञापन दे रहे हैं जिला कलेक्टर महोदय से, जिस ज्ञापन को माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेजा जाएगा। हम स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि सिमको भरतपुर की एक जीवन दायिनी है जो व्यापार को बढ़ावा देती है, यहाँ के मजदूर को रोजगार देती है। इसको किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं होने देंगे और इसको ना बंद होने देंगे। लेकिन सिमको प्रबंधन, जो टीटागढ़ प्रबंधन है, सिमको को मर्जर की कार्रवाई चुपचाप स्तर पर कर रहा है। हम चाहते हैं कि राजस्थान सरकार उस पर आपत्ति दर्ज करे, सिमको का मर्जर नहीं होने दे और जो सिमको के अंदर स्कूल की, मैदान की और क्वार्टरों की जो तोड़फोड़ की है उनको वापस बहाल किया जाए, स्कूल खोला जाए, खेल मैदान स्थापित किया जाए और क्वार्टरों को वापस खोला जाए। एक बात तो बताना चाहता हूँ, कोरोना महामारी चल रही है, कोरोना महामारी के अंदर गरीब के ऊपर छत हटाई जा रही है, उसको बिजली कनेक्शन कटवाए जा रहे हैं, उसके नल कनेक्शन कटवाए जा रहे हैं। आप सोचिए कहाँ कोरोना की गाइडलाइन है उसको प्रशासन कर पा रहा है। हम तो इतना ही है कि हम ज्ञापन देंगे, माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे, लेकिन आगामी ज्ञापन माननीय संभागीय आयुक्त को प्रधानमंत्री के नाम देंगे, इसलिए आज धरना दिया गया। कोरोना संकट में नवरात्रि और आने वाले त्योहारों को किस प्रकार मनाया जाना है और किन किन नियमों का पालन करना है, इसको लेकर झांसी जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने दीनदयाल सभागार में शांति समितियों के साथ बैठक करते हुए विचार विमर्श किया। इस बैठक में जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के बारे में बताया। इस बैठक में जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के बारे में बताया कि आयोजनों के लिए पूर्व में स्थानों को चिन्हित कर उसकी सीमा सुनिश्चित करते हुए प्लान तैयार कर लें, जिससे शारीरिक दूरी बनाए रखने, थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाइजेशन के मानक का पालन करने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। वहीं मूर्तियों की स्थापना खाली स्थान पर की जाए, उनका आकार छोटा रखा जाए तथा मैदान की क्षमता से अधिक लोग ना रहें और चौराहों तथा सड़क पर कोई मूर्ति ताजिया ना रखी जाए। आवश्यकता अनुसार ही वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन आयोजन समिति से विचार विमर्श कर कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अनुसार कार्रवाई करे। मूर्तियों के विसर्जन में यथासंभव छोटे वाहनों का प्रयोग करें। मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम में न्यूनतम व्यक्ति ही सम्मिलित रहें। कंटेनमेंट जोन में किसी भी त्योहार विषयक गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। कार्यक्रम स्थल पर थर्मल स्कैनिंग, शारीरिक दूरी तथा मास्क सुनिश्चित करने के लिए वॉलंटियर्स की तैनाती की जाए। कार्यक्रम स्थल पर थर्मल स्कैनिंग, शारीरिक दूरी तथा मास्क सुनिश्चित करने के लिए वॉलंटियर्स की तैनाती की जाए। 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, गंभीर रोगों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिला तथा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर सुरक्षित रहने की सलाह दी जाए।
कार्यक्रम का आयोजन करना है। उस संबंध में एक विस्तृत जानकारी दी गई है कि कितने व्यक्ति होना चाहिए, स्थल के हिसाब से आधा कितने व्यक्ति हो सकते हैं, कोविड इन्फेक्शन प्रोटोकॉल के संबंध में क्या क्या तैयारियां शुरू करना है और कंटेनमेंट जोन के संबंध में क्या क्या पाबंदी रहते हैं और पूर्व से कौन सी अनुमति लेना और इसके साथ साथ कार्यक्रम स्थल पे यदि सिम्टोमेटिक पेशेंट पाए गए तो उसके लिए कैसे व्यवस्था सुनिश्चित करना है, इन सारी चीज़ों का एक विस्तृत जानकारी शासनादेश की तहत की गई है। इसको लेते हुए आज एक जागरूक सभा किया गया है समस्त पीस कमेटी के माध्यम से। जनपद में जितने हमारे तहसीलों में हैं, जितने हमारे शहर में हैं, उन सारी महानुभावों को बुला के विस्तृत जानकारी दी है और ये शासनादेश समूहों को हम सोशल मीडिया के माध्यम से पहुँचा देंगे और उन लोगों से संवाद बना के रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो कोई अगर डाउट्स है तो फिर वो लोग हमसे हमेशा संपर्क कर सकते हैं और जो भी सरकार की तरफ से मदद चाहिए वो सारी चीज़ें हम लोग। रविवार को झांसी में छात्रा के साथ हुए रेप कांड के सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह जानकारी झांसी जिलाधिकारी आंद्रा वामसी और एसएसपी दिनेश कुमार पी ने दी और बताया कि रेप कांड के आरोपियों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की जाएगी, जिससे ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। वहीं उन्होंने बताया कि छात्रा के साथ हुई रेप की घटना पॉलिटेक्निक कॉलेज के ब्याज हॉस्टल की है, जो पॉलिटेक्निक कैंपस से अलग है और जिसका प्रवेश भी अलग है। वहां कोई भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं था और ना ही कोई एग्जाम हो रहे थे। यह गलतफहमी है कि घटना पॉलिटेक्निक कॉलेज में हुई, घटना ब्याज हॉस्टल में हुई है। एसएसपी ने बताया कि इस अपराध में जो भी छात्र शामिल हैं उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। पॉलिटेक्निक या फिर हॉस्टल जो भी लापरवाही हुई है उसकी सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ द्वारा संयुक्त जांच कराई जा रही है। उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जांच के लिए एसएचओ सीपरी बाजार को लाया गया। उनके सहयोग के लिए एक एसआईटी भी बनाई जा रही है जो अतिरिक्त जांच में सहयोग करेगा। अपराध से संबंधित जो भी सबूत हैं उन्हें जांच के लिए फॉरेंसिक भेजा जा रहा है। इसके अलावा डीएनए की भी जांच होगी। वहीं पीड़िता की सूचनाएं पूरी तरह से गोपनीय रखी गई हैं। जांच होने के बाद आरोपियों पर एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। प्रयास किया जाएगा कि जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और कॉलेज और स्कूल में छात्राओं को सुरक्षित बनाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। इसमें मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ। पॉलिटेक्निक कॉलेज की बॉयज़ हॉस्टल की एक घटना है जो पॉलिटेक्निक कॉलेज से कैंपस से अलग है, लगा हुआ है बट उसका एंट्रेंस अलग है। वहाँ पे ये घटना हुई है। वहाँ पे उस वक्त कोई पुलिस या तैनात नहीं थे, ना कोई जो एग्ज़ाम हो रहा था। कुछ जगह पे गलत फहमी है, पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर हुई है। मेन घटना जो घटनास्थल है बॉयज़ हॉस्टल है जो कि पॉलिटेक्निक कॉलेज से थोड़ा अलग है। दूसरी बात, जो स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे इस क्राइम में वो सभी कॉलेज पॉलिटेक्निक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उनको इन्वेस्टिगेट कर दिया गया है। जो भी लापरवाही जो पॉलिटेक्निक कॉलेज की हॉस्टल की स्टाफ के द्वारा बरती गई है उस संबंध में जो सिटी मजिस्ट्रेट एवं सीओ सिटी के जो जॉइंट इंक्वायरी चल रही है उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे तत्काल उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। रही बात, इसमें एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही एसएचओ सीपरी बाजार विवेचक बने हैं, उनके साथ सहयोग है तो एक एसआईटी भी बनाया जा रहा है। उनको अतिरिक्त विवेचक भी हम उपलब्ध करा दे रहे हैं। सारे जो क्राइम से रिलेटेड जो फिजिकल मटेरियल एविडेंस है उसको सबको सील करके फॉरेंसिक्स लेबोरेटरी भेजा जा रहा है डीएनए जांच के लिए। पीड़िता के मेडिकल भी हो गया है और उनको जो काउंसलिंग भी देने हैं तो तैयारी की जा रही है। पूरी तरह से उनकी सूचनाएं हम लोग गोपनीय रखे हुए हैं ताकि उन पे कोई मेंटल स्ट्रेस ना हो। दूसरी बात ये है कि जैसे ही हमारी विवेचना पूरी होगी जल्द से जल्द इसमें एनएसए भी लगाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं हम लोग। उस तरह से हम लोग पूरी तरह से ग्राउंड लेवल पे तैयारी कर रहे हैं और इस तरह से कोई घटना जो भी जो हुई है फास्ट ट्रैक कोर्ट पे चार्जशीट के बाद उस पर हम लोग पैरवी करके जल्द से जल्दी सजा भी दिलाएंगे। आगे इस तरह से भी कोई घटना पुनरावृत्ति ना हो, हमारे जो शक्ति मोबाइल एंटी रोमियो मोबाइल्स को और सुदृढ़ करेंगे और एक्स्ट्रा फोर्स उसमें और लगाएंगे। और इस तरह से जो भी कॉलेजेस है और कैंपसेस है इनके इंटरनल डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म के बारे में हम लोग पूरा समीक्षा करेंगे।
इनके गार्ड्स को भी हम लोग अलर्ट करेंगे। अतिरिक्त गार्ड नियुक्त करने तो संबंधित कॉलेज की या पॉलिटेक्निक या अन्य जो संस्थाएं हैं उनकी इंस्टीट्यूशन को हम आदेश करेंगे। एक जानकारी ये भी आ रही है कि वहाँ पर हॉस्टल्स के अंदर जो अराजक तत्व बहुत ज़्यादा जाते आते रहते हैं, छात्र भी रहते हैं, वहाँ पर अराजक तत्वों का भी ज़्यादा रहता है, रात रात रुकते भी, ऐसी जानकारी मिल रही है। देखिए, ये जांच करके ही हम इस संबंध में हम बता सकते हैं, क्योंकि इस क्राइम में जो भी इन्वॉल्व थे सभी हॉस्टल के छात्र थे और किन परिस्थितियों में वो लोग वहाँ उपस्थित थे, क्योंकि हॉस्टल बंद होने का जो था, बंद होने के बावजूद भी वो छात्र वहाँ पे कैसे मौजूद थे, इस संबंध में इंक्वायरी में आ जाएगा। इंक्वायरी के बाद आपको वो सारे फैक्ट्स आपके सामने रखा जाएगा। सर ये कहना चाह रहा हूँ कि सर वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने आपका सहयोग नहीं किया कॉलेज प्रशासन, तो क्या मानते हैं कि उस पर भी कार्रवाई की जाएगी? इनिशियली थोड़ा सा लैकुना था, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा सख्ती से आदेश करने के बाद तुरंत पुलिस को कोऑपरेशन मिली है। बात यह है, उस समय पैरेलली बगल के कॉलेज में एग्जाम्स हो रहे थे, उसमें वहाँ के स्टाफ बिजी थे। जो उनके इनिशियली जो उनकी सीरियसनेस चीज़ों के समझ नहीं पाए वो स्टाफ, तत्काल पुलिस की टीम, सारे हम लोग एसपी सिटी और सारे मजिस्ट्रेट्स भी वहाँ पहुँचने के बाद उनको जैसे समझ में आया है तुरंत ही उनको उनसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लिया गया है, उनके जो पहचान पत्र ली गई है जो छात्रों की, और उनसे ही पीड़िता एवं उनके मित्र से पहचान करवाएगा, जैसे हम लोगों ने आगे इन्वेस्टिगेशन। पुरुषोत्तम मास के चलते धर्मनगरी मथुरा में मंदिरों में प्रतिदिन धार्मिक मनोरथों का आयोजन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में मथुरा शहर के चौबियापाड़ा स्थित श्री गोपाल वैष्णव पीठ में भव्य नंदोत्सव मनोरथ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर में गोपाल जी महाराज का भव्य फूल बंगला आयोजित कर आकर्षक श्रृंगार धराया गया। अद्भुत पोशाक और भव्य श्रृंगार के मध्य श्री गोपाल जी महाराज का श्री विग्रह प्रत्येक श्रद्धालु को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, तो वहीं पर अपने आराध्य प्रभु के नयनाभिराम दर्शनों का पुण्य लाभ प्राप्त कर धर्म प्रेमी जनता ने स्वयं को धन्य किया। इस अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने श्री गोपाल अष्टक का पाठ कर प्रभु गोपाल जी महाराज की स्तुति की, जिसके उपरांत श्री गोपाल वैष्णव पीठ के पीठाधीश्वर श्री पुरुषोत्तम जी बाबा महाराज के द्वारा श्री गोपाल जी महाराज की भव्य आरती की गई। मथुरा जनपद के सुरीर कोतवाली क्षेत्र के गांव बदनपुर में जमीनी विवाद को लेकर चली आ रही रंजिश के चलते दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। वहीं दोनों पक्षों से 5 महिलाएं घायल हो गईं, जिसके बाद पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा है। नेकराम सिंह व साहब सिंह निवासी बदनपुर के बीच काफ़ी दिन पूर्व से जमीन के विवाद को लेकर रंजिश चली आ रही थी। उसी रंजिश के चलते सोमवार की शाम दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। इसी के चलते दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए और जमकर लाठी डंडे ईंट पत्थर फेंकने लगे, जिससे गांव में अफरा तफरी मच गई, जिसमें एक पक्ष की ओर से कुंता देवी पत्नी नेकराम व मछला पुत्री नेकराम घायल हो गई और दूसरे पक्ष की ओर से मिथिलेश पत्नी हेम सिंह तथा विमला व रेखा पुत्री हेम सिंह घायल हो गई। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक महाराज सिंह भाटी का कहना है कि दोनों पक्षों की ओर से घायलों को अस्पताल भेज मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। मारी है सर। किसने? ताऊ ने, हमारे चाचा ने, ताऊ के बालकन ने। क्या नाम है उनके? धर्म सिंह। धर्म सिंह बाप को नाम है उनकी और संगत का है अजय। प्रेमपाल। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? किसी बात को हिस्सा मांग रहे हैं, हिस्सा देतना। तो अब सुबह मारी घटना हुई है। प्रदेश में बिजली विभाग की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए यूं तो प्रशासन की ओर से उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए तमाम योजनाएं समय समय पर चलाई जाती हैं, लेकिन इस बार पहल सीएससी सेंटर के संचालकों द्वारा की गई है। गोवर्धन और मथुरा के सीएससी सेंटर संचालकों की संस्था BLE द्वारा ग्राहकों के लिए दीपावली के उपलक्ष्य में बिल जमा करने के बदले ग्राहकों को जागरूक करने के लिए उपहार देने की योजना चलाई है, जिसके तहत साबुन, LED बल्ब, सैनिटाइजर, मास्क, कीरिंग इत्यादि उपहार देकर ग्राहकों को बिल जमा करने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। योजना का शुभारंभ बिजली घर गोवर्धन पर XCN अविनाश गुप्ता द्वारा फीता काटकर और कुछ ग्राहकों को उपहार देकर किया गया। साथ ही इस योजना के लिए उन्होंने संस्था को शुभकामनाएं भी दी। वहीं संस्था के सचिव तेज प्रकाश उपाध्याय और गोवर्धन CSC सेंटर संचालक महेश सैनी ने बिजली विभाग के पदाधिकारियों का दुपट्टा पहनाकर और तस्वीर भेंट कर स्वागत किया। देखिए, BLE सोसाइटी मथुरा के सचिव तेज प्रकाश उपाध्याय जी एवं महेश सैनी द्वारा ये बहुत अच्छी पहल की गई है
कि CSC सेंटर्स पर जो हमारे उपभोक्ता विद्युत बिल जमा करेंगे, इनके द्वारा उनको कोई न कोई उपहार दिया जाएगा। उपहार स्वरूप इन्होंने साबुन रखे गए हैं, सैनिटाइजर है, मास्क है और की रिंग्स वगैरह है। इनका कहना है कि अगर विद्युत बिल जमा करने बच्चे भी आते हैं, छुट्टी के दिन भी खुलेगा, इनका संडे के दिन खुलेगा, बच्चे अगर जमा करने आते हैं तो उनको बच्चों को चॉकलेट भी मिलेगी, टॉफी मिलेगी, पेन भी मिलेगा, पेंसिल मिलेगी। तो गिफ्ट जो है, इनके कहना है कि बिल जमा करने पर शर्तिया इनको कोई न कोई गिफ्ट जरूर मिलेगा। तो इससे उपभोक्ताओं में और ज़्यादा विश्वास क्रिएट होगा कि वो जनसुविधा केंद्र पर बिल जमा करें। और विद्युत विभाग यही चाहता है कि पब्लिक को कहीं परेशानी ना हो, उसको विद्युत बिल जमा करने के लिए, चाहे वो संडे हो, चाहे छुट्टी का दिन हो। इनका CSC सेंटर सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक खुलता है। तो आपके चैनल के माध्यम से विद्युत उपभोक्ताओं से मेरी अपील है, अनुरोध है कि अपना बिल समय से जमा करें और पूरा उपयोग जन सुविधा केंद्र का करें। क्या ग्राहकों को जागरूक करने के लिए बिजली विभाग की तरफ से भी कोई ऐसी योजना चलाने का विचार है? नहीं, विद्युत विभाग तो ऑलरेडी कई योजना चला रहा है जी। विद्युत विभाग द्वारा अभी CSC सेंटर्स को जिम्मेदारी दी। आगे आने वाले समय में हम लोग कर रहे हैं कि जो राशन डीलर्स हैं उनके घरों में बिल जमा हो जाएंगे। स्वयं सहायता समूह क्रिएट हो रहे हैं, उनके माध्यम से विद्युत बिल जमा किए जाएंगे। और विद्युत बिल जमा करने पर जो हमारी एजेंसी है, चाहे जन सुविधा केंद्र वाले BLEs हों उनको या स्वयं सहायता समूह को, इनको भी पैसा दिया जाता है। 20 रुपए एक बिल जमा करने का 2000 तक के आगे 2% का पैसा मिलता है। तो अच्छी विद्युत विभाग बहुत बढ़िया